हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज आपके लिए मैं सेशन में क्या लेकर आया हूं ये बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। बच्चों, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमने इस चैनल पर आरंभ बैच शुरू किया है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 सिलेबस की तैयारी करा रहे हैं ना बच्चों। तो इसी सिलसिले से में हम आपके लिए प्रश्नों का अभ्यास भी लेकर आते हैं। और जैसा कि बोला गया है कि सिलेबस अब टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से अब एग्जाम होंगे, तो टर्म 1 में जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे उसका मैं 2 एमसीक्यू तो लेकर आ चुका हूं। और आज मैं आपके लिए बच्चों तीसरे चैप्टर का क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा का जो अध्याय है तीसरा, उस पे आधारित जो एमसीक्यू है, जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी प्रकार के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने मैं इस लाइव सेशन में हाजिर हो चुका हूं। तो बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन को लाइक जरूर कीजिए, है ना बच्चों। तो हमने आरंभ बैच आपके लिए ही तो बनाया था ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा सके हर सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज हो या हिंदी हो, है ना बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं और आज का हम अपना टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, टर्म 1 के हिसाब से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो भी किस अध्याय का? धातु एवं अधातु, जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी का तीसरा अध्याय है ना बच्चों। आपको पता है कि सीबीएसई इस साल जो एग्जाम कंडक्ट करेगी वो टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से कंडक्ट करेगी। और उस टर्म 1 एग्जाम में, टर्म 2 एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। तो उस एमसीक्यू की मैं तैयारी आपको पहले से करा रहा हूं जो टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं, है ना बच्चों। तो शुरू के 2 अध्याय का तो एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस करा दिया है और आज मैं तीसरे अध्याय यानी धातु एवं अधातु पे आधारित एमसीक्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। तो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाइए, अब हम सेशन आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और जोरदार लाइक कीजिए सेशन को, क्योंकि यही एमसीक्यू सब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के आपको टर्म 1 एग्जाम में उतना ही मजा आएगा, एग्जाम देने में उतने ही छप्पड़ फाड़ नंबर मिलेंगे, है ना बच्चों। चले तो सेशन शुरू करें। चलिए आगे चलते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो फिर एमसीक्यू का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है बच्चों। प्रश्न में क्या पूछा है? पहले प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा धातु का भौतिक गुण नहीं है ना बच्चों। धातु और अधातु दोनों के अपने क्या होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं। तो जो धातु का भौतिक गुण है, इन विकल्पों में कौन सा भौतिक गुण नहीं है ये आपको बताना है। पहला दिया है तन्यता, दूसरा विकल्प धातु का गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक मतलब वो तापमान जिसपे कोई भी ठोस चीज पिघल कर क्या हो जाए, तरल रूप में बन जाए, उस तापमान को, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल कर पानी बन जाता है, तो पानी के लिए या बर्फ के लिए जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अलग अलग पदार्थों का जो गलनांक होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ ये लिखा है क्या, धातु का गलनांक बहुत कम होता है। तीसरा आघात वर्ध्यता, ठीक है। और चौथा दिया है कि ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं धातु। तो बच्चों, पहला जो विकल्प है तन्यता, तो तन्यता मतलब होता है कि किसी चीज को हम खींच कर लंबा कर दें और तार के रूप में बदल दें। तो क्या हम धातु को खींच कर लंबा तार के रूप में ढाला जा सकता है? जी हाँ, तभी तो घरों में जो बिजली के तार हैं वो किसके बने हैं, कॉपर के। तो तार के रूप में क्या हमने उसको परिवर्तित नहीं किया? जी हाँ, धरती से कॉपर निकाला, कॉपर धातु है, और उसको हमने तार के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसका मतलब धातुओं को हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और यही विशेषता तन्यता कहलाती है। इसका मतलब तन्यता धातुओं का भौतिक गुण है ना बच्चों। आघात वर्ध्यता यानी कि आप धातुओं को पीट पीट कर पतली शीट बना सकते हो, है ना। तो ये विशेषता कहलाती है आघात वर्ध्यता, ये भी भौतिक गुण है। और आपने देखा है
कि धातु की बनी तार जो है, जैसे मान लीजिए कॉपर की तार है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा बह रही है, अगर आपने छू लिया झटका लगेगा। इसका मतलब धातु के बने जो तार हैं, इसका मतलब वो सुचालक है कि नहीं। इसका मतलब साफ साफ है कि धातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे वाहक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। तो तन्यता भी भौतिक गुण है, ठीक है। आघात वर्ध्यता भी धातुओं का भौतिक गुण है, और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक भी होते हैं धातु, ठीक है, ये भी भौतिक गुण है। लेकिन धातु का गलनांक बहुत कम होता है, ये भौतिक गुण नहीं है, क्योंकि धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अगर आपको लोहा पिघलाना है तो आपको क्या 40-50 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे पिघल जाएगा? जी नहीं, कई हजार डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तब ठोस लोहा तरल रूप में पिघलेगा। तो इसका मतलब लोहे का गलनांक बहुत अधिक है ना। और लोहा क्या है? धातु। इसका मतलब धातुओं का भौतिक गुण ये होता है कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, जबकि क्या लिखा है, धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ये भौतिक गुण नहीं है। तो जब नहीं है, यही प्रश्न में पूछा है, तो उत्तर क्या जाएगा? तो पहले प्रश्न का उत्तर जाएगा बी, यानी धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ये धातुओं का भौतिक गुण नहीं है, क्योंकि धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है ना बच्चों। तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो धातु तन्य होते हैं, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, धातु आघात वर्ध होते हैं, और धातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये सब भौतिक गुण हैं धातु के। जबकि लिखा क्या था? धातु का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है, ये भौतिक गुण नहीं है। और यही प्रश्न में पूछा था कि धातु का भौतिक गुण कौन सा नहीं है, तो इसीलिए उत्तर क्या गया? बी। समझ में आया? आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर लाइक कीजिए सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे जोरदार बच्चों। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर कमेंट बॉक्स पे जल्दी से बताइए। क्या पूछा है प्रश्न में? निम्न में से गलत कथन कौन सा है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। पहला लिखा है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य होती है। क्या ये बात सही है? बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये कथन सही है। आमतौर पे जो अधातु यानी नॉन मेटल होते हैं वो गैसियस अवस्था में होते हैं। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब तो गैसी हैं। कुछ होते हैं जो ठोस होते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब ऐसे अधातु हैं जो ठोस हैं, ठीक है। और एकमात्र अधातु नॉन मेटल ऐसा है जो कमरे के तापमान पे तरल रूप में होता है, वो है ब्रोमीन। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य होती है, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा, सोडियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। जी हाँ, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब ऐसे धातु हैं जिनको आप चाकू से भी काट सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होते, मुलायम होते हैं। आप चाकू से जैसे केक काटते हो वैसे सोडियम पोटेशियम को भी काट सकते हो, है ना। तो ये भी बात सही है। फिर आगे चलें। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। जी हाँ, अपर रूप किसको कहते हैं? अपर रूप उनको कहते हैं जिनकी रासायनिक विशेषताएं, रासायनिक गुण एक जैसे लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हों, ऐसे पदार्थों को आपस में अपर रूप कहा जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के क्या हैं? अपर रूप। ये भी बात सही है, लेकिन प्रश्न में पूछा था कि गलत कथन कौन सा है। अब चौथा विकल्प देखिए, सल्फर धातु का उदाहरण है। सल्फर धातु है? जी नहीं, सल्फर अधातु है, ठीक है। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी अधातु हैं, नॉन मेटल है, ठीक है। तो कार्बन धातु नहीं है। तो ये गलत हुआ कि नहीं? तो जब गलत हुआ तो दूसरे प्रश्न का फिर उत्तर क्या जाएगा? दूसरे उस प्रश्न का उत्तर जाएगा डी। धातु सल्फर जो है वो धातु नहीं है, सल्फर अधातु है, यानी नॉन मेटल है। समझ में आया? तो दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया कि नहीं? तो देखो बच्चों, एक प्रश्न से कई चीजें हमको सीखने को मिल रही है। जैसे हमको ये पता चल गया कि ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान में तरल अवस्था में होता है ना। और
ये पता चल गया कि हीरा कार्बन का एक अपर रूप है यानी एलोट्रॉप है ना। तो एक प्रश्न से कई चीजें हम सीख रहे हैं, यही हमारा मकसद भी होना चाहिए। ठीक है, कि एक क्वेश्चन से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो तो हमारी इफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं। तो चलिए, दो प्रश्नों को तो हमने हल कर लिया, आगे चले एमसीक्यू में। चलिए आगे चलते हैं और एमसीक्यू का अगला प्रश्न हम ध्यान से पढ़ते हैं, उत्तर देने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा है। 3 परखनली दिया आपको, किस परखनली में रखे लोहे की कीलों पर जंग लगेगा। तो पहले परखनली, परखनली मतलब होता है टेस्ट ट्यूब। तो पहले टेस्ट ट्यूब में बच्चों ये देखो, पानी में लोहे की कील हमने डाल दी है और दूसरे परखनली में हमने पानी के अंदर लोहे की कील डालकर ऊपर से तेल डाल दिया है। ठीक है, और फिर ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है, और पहले में भी ढक्कन बंद है। और तीसरे परखनली में हमने क्या किया, हमने पानी नहीं डाला, हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया पहले किसमें, टेस्ट ट्यूब में। और कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद हमने लोहे की कील डालकर फिर इसको ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि तीनों परखनली में क्या है, तीनों टेस्ट ट्यूब में लोहे की कील है, तो किस लोहे परखनली में रखे हुई कीलों पर जंग लगेगा। विकल्प दिया है, पहला विकल्प बी और सी, यानी बी और सी टेस्ट ट्यूब में रखे हुए कीलों में जंग लगेगा। दूसरा विकल्प दिया है केवल ए, यानी केवल ए में जो कील रखी हुई है उसमें जंग लगेगा। तीसरा दिया है केवल सी और चौथा दिया है ए और बी। बच्चों सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लोहे में जंग लगता कब है। तो लोहे में जंग तब लगता है जब लोहा किसके संपर्क में आए, दो चीजों के संपर्क में आए। जी हाँ, वो दो चीजें क्या हैं, वायु, वायु में मौजूद ऑक्सीजन के, और दूसरा है जल के। तो ये जब दोनों चीजें होंगी तब लोहे में जंग लगेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर लोहे में जंग नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो लोहे में जंग लगना तभी मुमकिन है जब लोहा दो चीजों के संपर्क में आए, हवा यानी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के और पानी के। अब पहला टेस्ट ट्यूब देखिए, पहले टेस्ट ट्यूब में ये देखिए जो लोहे की कील है वो पानी के भी संपर्क में है और ऊपर देखिए वायु के भी संपर्क में है कि नहीं। तो इसका मतलब पहले परखनली में रखे हुए लोहे की कील में जंग लगेगा। जी हाँ, ठीक है, तो पहले में तो लगेगा यानी ए में। दूसरे में देखिए बच्चों, ये जो परखनली है इसमें जो कील है वो पानी में पूरी डूबी हुई है। तो जो कील है वो जल के तो संपर्क में है लेकिन वायु के संपर्क में नहीं है। क्यों? क्योंकि वायु और पानी के बीच में आप देखो तेल की एक परत आ गई, और तेल हल्का होने के कारण क्या हो रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, और पानी के ऊपर इसने, तेल ने क्या बना ली, एक परत बना ली। और इस परत के कारण, ठीक है, पानी और वायु के बीच में क्या नहीं हो पाया, संपर्क। तो लोहे की कील सिर्फ जल के संपर्क में है, वायु में के संपर्क में नहीं है। तो इसका मतलब दूसरे परखनली में रखा हुआ जो लोहे की कील है उसमें जंग नहीं लगेगा, है ना। तो बी वाले कील में जंग नहीं लगेगा। सी परखनली में देखा जाए तो हमने कैल्शियम क्लोराइड पहले टेस्ट ट्यूब में यानी परखनली में क्यों डाला, ताकि हवा में मौजूद जो भी नमी है उस नमी को ये सोख ले। तो जो वायु है उसमें नमी ना होने के कारण जो लोहे की कील इसमें हमने डाली है वो सिर्फ वायु के संपर्क में है, नमी के संपर्क में यानी पानी के संपर्क में नहीं है। क्योंकि हवा से पानी यानी नमी को किसने सोख लिया, कैल्शियम क्लोराइड ने। तो यहाँ भी लोहे की कील को जंग नहीं लगेगा, यानी सिर्फ ए परखनली में रखे हुए लोहे की कीलों में जंग लगेगा, क्योंकि सिर्फ ए में ही जो लोहे की कील है वो पानी और जल दोनों के संपर्क में। ठीक है, तो फिर केवल ए वाला कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है, बी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, यानी केवल ए परखनली में। समझ में आया। तो लॉजिक मैंने बता दिया, सिद्धांत यह है कि लोहे में जंग तभी लगता है जब लोहा दो चीजों के संपर्क में आए, पानी यानी जल और वायु, और वायु में भी किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो आगे चलें। तो तीसरा एमसीक्यू भी हल कर लिया ना हमने।
तो बच्चों इसी तरह एमसीक्यू हम हल करते हैं ताकि हमारा ज्ञान बढ़े, और जिस तरीके से सीबीएसई हमसे एग्जाम परीक्षा में प्रश्न पूछेगा एमसीक्यू, उसकी तैयारी हम पहले से कर सकें। तो आपको जो एनसीईआरटी की बुक में चित्र दिए गए हैं उस चित्रों को भी ध्यान से देखना है, उससे भी प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये प्रश्न दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। बच्चों जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटा दे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लीजिए एक धातु दूसरे धातु को हटा दे, उसके जगह से हटा दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे कि नहीं। अब कौन धातु किस धातु को हटा पाएगा, ये बात इस चीज पे निर्भर करती है कि कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कौन सा धातु मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेटल की अभिक्रियाशीलता जो होती है उसका एक क्रम है जो कि आप सामने देख रहे हो। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु वो है पोटेशियम, जो सबसे ऊपर है, और जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं धातु की रिएक्टिविटी यानी धातु की अभिक्रियाशीलता जो होती है वो कम होती जा रही है। सबसे कम किसकी, गोल्ड की। इसका मतलब इस क्रम में जो धातु जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो उतना ज़्यादा मजबूत है, और वो अपने नीचे वाले धातु को क्या कर सकता है, अपने से नीचे आने वाले सारे धातुओं को विस्थापित कर सकता है। जैसे एक मजबूत राजा कमजोर राजा को उसके गद्दी से क्या कर देता है, विस्थापित। तो यहाँ समझ लीजिए मजबूत धातु कौन है, जो इस क्रम में ऊपर को आएगी, वो धातु क्या है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है, उसमें ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और वो अपने से नीचे आने वाले जो धातु को हटा सकती है। अब जरा पहला विकल्प देखिए, AgNO3 विलयन और कॉपर। इसका मतलब हमको यहाँ 2 धातु मिले, एक है Ag यानी सिल्वर और दूसरा है कॉपर। तो जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है उसको देखना है कि वो धातु विस्थापित कर सकती है कि नहीं। तो यहाँ AgNO3 का अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, कॉपर के साथ। तो यहाँ देखिए Ag यहाँ है और कॉपर यहाँ है कि नहीं। तो कॉपर क्या Ag को विस्थापित कर सकती है, बिल्कुल आराम से कर सकती है। क्यों, क्योंकि कॉपर ऊपर आ रही है और Ag यानी सिल्वर नीचे आ रहा है ना। तो यहाँ कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को हटा देगा और जाकर खुद बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, दूसरे में NaCl और कॉपर। तो NaCl में Na, ठीक है, और कॉपर। अब आप बताओ जिसके साथ अभिक्रिया हो रही है कॉपर के साथ, वो सोडियम की तुलना में कहाँ है, नीचे है ना। सोडियम देखिए दूसरे स्थान पे, नीचे कॉपर है। तो क्या नीचे वाला कॉपर ऊपर वाले सोडियम को हटा सकता है, जी नहीं, हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को हटाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यहाँ विस्थापन अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरह FeSO4 विलयन और सिल्वर, तो यहाँ 2 धातु हैं, Fe यानी आयरन लोहा और सिल्वर। तो ये रहा लोहा और ये रहा सिल्वर। ठीक है, अब सिल्वर से अभिक्रिया हो रही है तो सिल्वर को हमको देखना है कि क्या वो विस्थापित कर सकती है। तो विस्थापित तब करती जब सिल्वर आयरन से भी ऊपर होता, लेकिन यहाँ आयरन ऊपर है और सिल्वर तो नीचे पाया जा रहा है। तो इस सिल्वर में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सके, यानी यहाँ भी हमको विस्थापन अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, है ना। फिर MgCl2 विलयन का अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो ये है Mg और ये है एल्यूमिनियम। तो Mg एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम Mg को विस्थापित नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु इस क्रम में नीचे को आ रही है ना। तो ये भी यहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पहला विकल्प जिसमें कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर सकता है, जी हाँ, क्योंकि कॉपर ऊपर आ रहा है श्रेणी में और सिल्वर नीचे आ रहा है। इसका मतलब पहला विकल्प सही है, और पहला विकल्प सही है इसीलिए उत्तर क्या गया, ए। तो बच्चों ये धातुओं की जो रिएक्टिविटी श्रेणी है ना
क्रम, ये याद होना बहुत जरूरी है। इसी पे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो धातु की रिएक्टिविटी सीरीज यानी मेटल्स की, धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता जो क्रम है, जिस क्रम में सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके नीचे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और इस तरीके से सबसे नीचे क्या है, गोल्ड। इस क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये क्रम याद ना होता तो क्या आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे? कभी नहीं हल कर पाएंगे, है ना। तो क्रम याद रख लीजिए और क्रम से आप एक एक विकल्प को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जिसके साथ अभिक्रिया हो रही है उसको चेक कीजिए कि क्या उसमें दम है कि नहीं। जैसे मैंने AgNO3 विलयन का कॉपर धातु के साथ, तो आपको यह देखना है कि क्या कॉपर हटा सकता है कि नहीं। तो अगर कॉपर दूसरे धातु से, जैसे सिल्वर से ऊपर आता है तो हटा सकता है, नीचे आएगा तो नहीं हटा पाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो विस्थापन अभिक्रिया आपको पहला विकल्प दिखाएगा, है ना। तो हमने पहले विकल्प का, पहले प्रश्न, चौथे प्रश्न का हमने उत्तर जान लिया। अब हम आगे चलें। तो बच्चों ये टेबल, ये क्रम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हर हालत में याद रखिए। प्रश्न, मेरा तो गारंटी है कि प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। क्या पूछा है बच्चों? निम्न धातु ऑक्साइड में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं? उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब सर ये क्या मामला है? बच्चों आमतौर पे जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो स्वभाव में क्षारीय होते हैं, यानी बेसिक होते हैं। लेकिन ऐसे ऑक्साइड जो क्षारीय और अम्लीय दोनों स्वभाव दर्शाते हैं, ठीक है, उन धातु के ऑक्साइडों को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब आपको यह बताना है कि दिए गए 3 धातु के ऑक्साइड में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों क्या होगा इसका उत्तर? पहला तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा, केवल पहला। क्या होगा बच्चों बताइए? क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है? जी हाँ। क्या जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है? जी हाँ। क्या कॉपर ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है? जी नहीं। इसका मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ही क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों है। तो पहला दूसरा यानी कि विकल्प क्या जाएगा? सी जाएगा। अब इसको बच्चों एक अभिक्रिया में दिखाता हूं। ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, तो नीचे जरा देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? सॉल्ट यानी लवण और जल। और सॉल्ट और जल यानी लवण और जल तब बनता है जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है। तो यहां अगर HCl अम्ल है तो फिर क्षार कौन है? Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वहीं दूसरी अभिक्रिया में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हुई है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि क्षार है यानी बेस। और तब भी क्या बन रहा है? ये देखिए लवण बन रहा है यानी सॉल्ट और जल। और सॉल्ट और जल यानी लवण और जल कब बनता है? जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ हो। तो अगर NaOH क्षार है तो जाहिर सी बात है Al2O3 क्या हुआ? फिर यहाँ अम्ल हुआ। तो आप क्या देख रहे हो? पहले अभिक्रिया में Al2O3 क्षार स्वभाव यानी बेसिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वहीं दूसरे अभिक्रिया में Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको अम्लीय स्वभाव दिखा रहा है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों स्वभाव दिखा रहा है। वो कभी क्षारीय ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है, कभी वो अम्लीय ऑक्साइड की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए हम ऐसे ऑक्साइड को क्या कहेंगे? उभयधर्मी। और ठीक ऐसा आप जिंक ऑक्साइड के साथ भी देखोगे। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, लेकिन कॉपर ऑक्साइड आपके उभयधर्मी नहीं है। यानी सभी धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी नहीं होते। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड याद रखिएगा, ये 2 उदाहरण हैं। ठीक है, और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया, जो अम्लीय और क्षारीय स्वभाव दोनों को दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था कि नहीं बच्चों? चलिए, और बच्चों अगर आप इतने एंजॉय कर रहे हो इस MCQ को तो एक लाइक तो बनता है ना। कमेंट करते रहिए, ये सिर्फ आप ही के लिए है ना बच्चों।
चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद कीजिए धातुओं की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो मैंने पढ़ाया कि नहीं, अभी कुछ देर पहले आपने प्रश्न में देखा, तो वो क्रम याद होगा तो इन चारों में से आप बता सकते हो जो धातु जितना ऊपर आएगा उस क्रम में वो उतना ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है। तो जरा उस क्रम को फिर से देख लेते हैं। तो बच्चों ये है क्रम, इसमें पोटेशियम सबसे ऊपर और गोल्ड सबसे नीचे, लेकिन हमको विकल्पों में से चुनना है। तो विकल्प में क्या क्या दिया है ये देखिए, मरकुरी दिया है तो यहां मैंने इसको सर्कल कर दिया, एल्यूमिनियम दिया है, फिर क्या दिया है पीबी यानी लेड शीशा ये भी दे दिया, और फिर क्या दिया एफई यानी लोहा आयरन। अब आप बताइए कि इन चारों में 1 2 3 चारों में कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जो जितना ऊपर आएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इन चारों में सबसे ऊपर कौन, एल्यूमिनियम। तो हमारा जवाब क्या होगा, एल्यूमिनियम है ना। बड़े आराम से आपने हल निकाल लिया कि नहीं। तो ये क्रम याद होगा तो आपके लिए प्रश्न हलवा है, हलवा है ना। चलिए माफ कीजिएगा। तो ये रहा हमारा इस प्रश्न का उत्तर, एल्यूमिनियम है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा एल्यूमिनियम ही हो, विकल्प देखकर आपको बताना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा विकल्प क्या है, उस आधार पे आप प्रश्न का उत्तर देंगे। जो जितना ऊपर आएगा ज्यादा अभिक्रियाशील, जो जितना नीचे आएगा उतना कम अभिक्रियाशील, है ना। समझ में आया। चलिए आगे चले। अब बच्चों प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्न में से थर्मिट अभिक्रिया कौन सी है। तो बच्चों ये जो आप चित्र देख रहे हो, जहां रेलवे की जो पटरियां होती हैं कई बार उनमें दरार आ जाती है, टूट जाती हैं पटरियां, तो उन पटरियों को जोड़ने के लिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। जोड़ेंगे नहीं तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हजारों लोग, कई 100 लोग मर भी सकते हैं। तो इसलिए रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, धातु पिघलाकर वहां वेल्डिंग करते हैं। इसी अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो निम्न में से चारों विकल्पों में से कौन सी अभिक्रिया है जो थर्मिट अभिक्रिया को दर्शा रही है ना। बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा। बच्चों एक बात तो ये बता दूं, बी तो विकल्प हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहां आप देख रहे हो पटरियों को जोड़ने के लिए धातु को पिघलाया जा रहा है और वो पिघली हुई धातु जाकर उस दरार में भर जा रही है। और धातुओं को पिघलाने के लिए क्या चाहिए, गर्मी, ऊष्मा। तो जो बी विकल्प दिया है उसमें तो ऊष्मा निकल ही नहीं रही। बाकी सभी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए उत्पाद के तरफ ऊष्मा नजर आ रही है कि नहीं। ऊष्मा होगी तभी तो गर्मी के कारण लोहा पिघलेगा, मतलब धातु पिघलेगा और जाकर दरार को भरेगा। बी विकल्प में तो ऊष्मा दिखी निकल ही नहीं रही, तो फिर धातु पिघलेगा भी नहीं और ना दरार भरेगी। तो बी विकल्प हो नहीं सकता। अब बचे 3 विकल्प। अब इनमें से क्या होगा बच्चों, इसमें से उत्तर होगा आपका क्या, हम पटरियां किसकी है, लोहे की है ना। तो उसमें क्या पिघला के डालेंगे, लोहा पिघला के डालेंगे, और लोहा आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो इसका मतलब तीसरा विकल्प आपका सही है। जी हाँ बच्चों, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड का जब एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या मिलता है, Fe यानी आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ ये ऊष्मा निकलती है, और ये ऊष्मा इतनी अधिक होती है जो कि इस लोहे को पिघलाकर उन दरारों में भर देती है, और इस तरीके से रेलवे की पटरियां जो हैं उनका जो दरार है वो भर दिया जाता है, और जो क्या कहते हैं होने वाला खतरा है उसको टाल दिया जाता है ना बच्चों। तो ये तीसरी अभिक्रिया जो है, यही अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग क्या है, तो आप ये बता सकते हैं रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए, यानी वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, हम थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलिए, तो प्रश्न नंबर 7 भी हल कर लिया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। क्या पूछा है बच्चों, सल्फाइड अयस्क, अयस्क यानी ओर जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं, खदानों से तो हम अयस्क निकाल रहे हैं ना,
उसमें से फिर हमको धातु अलग करना होता है, एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षित करना होता है। तो सल्फाइड अयस्क को जब हम वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करते हैं ताकि ये किस में परिवर्तित हो जाए, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, और बाद में फिर ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए ये जो सल्फाइड अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला विकल्प दिया निष्पातन, ठीक है, क्या निस्तापन, भर्जन, विद्युत अपघटन, और चौथा दिया है संचारण। क्या होगा बच्चों, बता सकते हैं? बच्चों जितने भी धातु हैं सभी धातु अपने मूल रूप में नहीं पाए जाते, ठीक है, कुछ हैं जैसे गोल्ड, सोना, ठीक है, अपने मूल रूप में पाया जाता है, लेकिन बाकी जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो धातु हैं, ठीक है, कॉपर भी तो मूल अवस्था में ही होता है, ठीक है, लेकिन जैसे लोहा हो गया, फिर आपका सोडियम हो गया, फिर आपका कैल्शियम हो गया, ये सब जो धातु हैं वो मूल रूप में नहीं पाए जाते, वो किसी न किसी अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, मतलब किसी या तो कार्बोनेट का अयस्क बना लेते हैं या सल्फाइड का अयस्क बना लेते हैं। तो सल्फाइड का जो अयस्क है उसको जब हम गर्म करते हैं वायु की मौजूदगी में, तो वो सल्फाइड का अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन। क्या कहते हैं बच्चों? भर्जन। यहाँ देखिए, ये आपको जिंक सल्फाइड यानी कि जिंक धातु का एक सल्फाइड का अयस्क दिख रहा है। जब हमने इसको वायु के मौजूदगी में, वायु है तो ऑक्सीजन है, और वायु के मौजूदगी में जब हमने इसको गर्म किया तो ये जो जिंक सल्फाइड है, देखिए किस में बदल गया? जिंक ऑक्साइड में, यानी धातु के ऑक्साइड में। और बाद में इस जिंक ऑक्साइड से हम क्या प्राप्त कर लेंगे? जिंक। वो अलग मसला है ना। तो जिंक सल्फाइड यानी सल्फाइड के अयस्कों को वायु की मौजूदगी में गर्म करके धातु के ऑक्साइड प्राप्त करना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, है ना। और भर्जन का ये आपको उदाहरण दिख रहा है, ठीक है, जिसमें जिंक सल्फाइड का भर्जन करके हमने क्या प्राप्त किया? जिंक ऑक्साइड। और आगे चल के जिंक ऑक्साइड से हम अपचन द्वारा, मतलब अपचयन द्वारा, रिडक्शन द्वारा हम क्या प्राप्त कर लेंगे? जिंक धातु प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा, भर्जन अभिक्रिया कौन सी होती है? भर्जन अभिक्रिया में सल्फाइड के अयस्कों को हम धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, और उसके लिए हम अयस्कों को, सल्फाइड के अयस्कों को वायु की मौजूदगी में गर्म करते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि भर्जन आप सिर्फ सल्फाइड के अयस्कों का ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर मिल गया? बिल्कुल मिल गया। आगे चले बच्चों, बेहतरीन। अब अगला 9वां प्रश्न क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए अपचायक के तौर पे किसका उपयोग किया जाता है? बच्चों अभी आपने क्या देखा कि हमने जिंक सल्फाइड से क्या प्राप्त किया? जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड का जब अपचयन करेंगे तो अपचयन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ अपचायक चाहिए, तब जाकर ये रिडक्शन के वजह से ये जिंक ऑक्साइड किस में बदल जाएगा? जिंक में, और हमको मिल गया हमारा क्या? धातु। तो यही पूछा है कि जिंक ऑक्साइड, जैसे कि जिंक ऑक्साइड एक तरीके का धातु ऑक्साइड है, तो धातु के ऑक्साइड से अपचयन द्वारा, किसी अपचायक द्वारा जब हम धातु प्राप्त करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा अपचायक इस्तेमाल करते हैं? अपचायक के तौर पे यानी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन, सल्फर, मरकरी, कार्बन। यानी हमको धातु के ऑक्साइड से अगर धातु प्राप्त करना है तो अपचायक के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम कार्बन को इस्तेमाल करेंगे, है ना बच्चों। तो ये रहा इस प्रश्न का क्या उत्तर। तो कार्बन क्या कर देता है? जिंक ऑक्साइड को किस में बदल देगा? जिंक में, यानी धातु के ऑक्साइड को धातु में बदल देगा, और तब जाकर हमको धातु प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन। और इस अपचयन को मदद कौन कर रहा है? कार्बन। तो कार्बन क्या हो गया? अपचायक हो गया, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न था। तो 9वें प्रश्न का हमने उत्तर जान लिया, कार्बन, ठीक है, विकल्प नंबर डी।
आगे चलें, चलिए ये देखिए आपको यहाँ दिखा भी रहा है जिंक ऑक्साइड से हमने जिंक प्राप्त किया कार्बन की मदद से, ठीक है, और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन क्या है, ये कार्बन अपचायक की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो कि जिंक ऑक्साइड का क्या कर रहा है, अपचयन, ठीक है। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 10। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन यानी कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो आपको पता ही है कि लोहे और स्टील की वस्तुओं पे जंग लगता है ना। तो हम लोग पेंट क्यों करवाते हैं दरवाजे, घरों में जो मेन गेट है वो तो लोहे का होता है, उसको हम पेंट करवाते हैं, क्यों, खूबसूरत दिखे, वो बाद का मसला है। मुख्य कारण है कि उसमें जंग ना लगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था कि लोहे में जंग तभी लगता है जब लोहा दो चीज़ों के संपर्क में आए, हवा और पानी। और अगर हवा पानी का संपर्क आप लोहा से ख़त्म कर दो तो लोहे में जंग ही नहीं लगेगी। इसीलिए लोहे के ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ा दें तो जो जिंक है वो लोहे का संपर्क पानी और जल से यानी पानी और हवा से तोड़ देता है। और लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना यानी जस्ते की परत चढ़ाना, इसी प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो गाड़ी किसकी बनी है, स्टील की, लेकिन स्टील में जंग लग सकता है, इसलिए इस गाड़ी को डुबोया जा रहा है कंटेनर में, और इस कंटेनर में टैंक में तरल रूप में भरा हुआ है क्या, जिंक। तो जब हम डुबोएंगे तो जिंक पूरा परत चढ़ जाएगी जिंक की, किसके ऊपर, स्टील के ऊपर, और इसमें जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। तो यशद लेपन में किसका लेप चढ़ाया जा रहा है, लोहे या स्टील के ऊपर जिंक का यानी जस्ते का। तो उत्तर क्या होगा, सी होगा कि नहीं। तो बच्चों ये रहा 10वें प्रश्न का जो कि एमसीक्यू था उसका उत्तर, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हमने तीसरे अध्याय का एमसीक्यू प्रैक्टिस किया कि नहीं बच्चों, मजा आया कि नहीं। तो बच्चों आपके लिए हमने ये एमसीक्यू लाते रहेंगे हर चैप्टर का, और आपकी तैयारी कराते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल अड्डा 24/7 स्कूल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना बच्चों, क्योंकि आप तक जो भी जानकारी है इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम पहुंचाते रहते हैं, है ना बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और लाइक शेयर तो आप करते ही हो, इसी तरह प्यार देते रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, है ना, ताकि हम सब मिलकर पढ़ाई कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें, है ना बच्चों। अब आपसे अलविदा लेता हूं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।